गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं पुनः स्टार्ट कर रहा हूं टेस्ट सीरीज 1 फिर से, जिसमें अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 है, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन है। और ये किसके लिए? बिहार जो बीपीएससी टीयर 4 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, TRE 4 का जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं, वैसे तमाम अभ्यर्थियों के लिए मैं ये MCQ डेली क्वेश्चंस लेके आता हूँ, ताकि आप सभी को काफ़ी फायदा हो सकेगा। तो चलते हैं, हम सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। कहता है, क्वेश्चन 1 कहता है, कौन सी अवधारणा यह मानती है कि व्यवसाय निकट भविष्य में चलता रहेगा? विच कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फोरसीबल फ्यूचर। मतलब इनमें से कौन सी अवधारणा ये कहती है कि निकट भविष्य में व्यवसाय चलता रहेगा? तो ये हो गया गोइंग कंसर्न। चूँकि गोइंग कंसर्न ये कहती है कि कई शेयर होल्डर व्यवसाय में आएंगे और जाएंगे, लेकिन व्यवसाय अपना टू बी कंटिन्यू ऑपरेट होता रहेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल इज कंसर्न विथ। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है? तो देखिए मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, उस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जो भी हमारे रेवेन्यू है और एक्सपेंस है, उसको हम लोग को मैच करना है विथ पीरियड से। मतलब ये कि हमारे जो खर्चा और आय होती है वो जितनी अवधि के लिए होती है उतना ही अवधि के लिए हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक ना? तो इस तरह से जैसे डेप्रिसिएशन भी हम लोग मैचिंग कंसेप्ट के बेसिस पे चार्ज करते हैं कोई भी एसेट्स पे। अगर वो एसेट्स अगर हम लोग 6 महीना यूज करते हैं तो 6 महीना का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं प्रॉफिट और लॉस में। तो वही हो गया कि मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल कहता है। ठीक ना? तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा में क्या कहता है वो देखते हैं। विच कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ओनली ट्रांजेक्शन मेजरेबल इन मनी शुड बी रिकॉर्डेड। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि वैसा ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसको मुद्राओं में मापा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होंगे। फिर कहते हैं रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज व्हेन। कहता है रेवेन्यू है यानी कि राजस्व को सामान्यतः कब हम लोग मान्यता दी जाती है, या रेवेन्यू को हम लोग कब मानते हैं? तो हमेशा याद रखेंगे रेवेन्यू को हम लोग मानते हैं कब? जब वो हम गुड्स को डिलीवर कर देते हैं। ठीक ना? डिलीवर ऑफ गुड्स, जब हम लोग गुड्स को डिलीवर कर देते हैं तो हम लोग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में वैसा ऑप्शन को नहीं। देखिए गुड्स आर डिलीवर्ड, इसका मतलब आंसर नंबर आपको क्या हुआ? ये सी हो गया। किसका? चौथा नंबर का। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह हम लोग देखते चलेंगे 1 बाय 1 वस्तु की आपूर्ति पर। देखिए वहाँ पर दे दिया है, डिस्कशन करवाया है। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस इज आल्सो नॉन एज। हमेशा याद रखेंगे प्रूडेंस प्रिंसिपल जो होती है इसी को कंजर्वेटिव, मतलब प्रूडेंस कंसेप्ट और कंजर्वेटिव दोनों सेम होती है। किसके बराबर होती है? तो ये कंजर्वेटिव कंसेप्ट। अब कहता किसको है वो देखें। कंजर्वेटिव कंसेप्ट कहता है जो फ्यूचर में होने वाली जो हमारी एक्सपेंस है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करो, लेकिन फ्यूचर में होने वाली जो आय होती है अर्थात इनकम होती है उसको इग्नोर कर दो। कौन कहता है? तो प्रूडेंस कंसेप्ट कहती है या कंजर्वेटिव। इसको याद रखेंगे, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ दी जाती है इस सिद्धांत पे कि इसमें से कौन सा है सिद्धांत जो ये बताती है कि निकट भविष्य में होने वाले आयों को इग्नोर करो और निकट भविष्य में होने वाले खर्चाओं को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी कि खाता बही में उसको लिखो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, जितने भी आपको प्रोविज़न है, ठीक ना, रिजर्व है, ठीक ना, कोई फंड है, तो ये इसी कंसेप्ट पे बनाए जाते हैं। इसको याद रखेंगे। किस कंसेप्ट पे? तो प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिव कंसेप्ट के बेसिस पे अकाउंटेंसी में अर्थात लेखांकन में जितने भी रिजर्व होते हैं, प्रोविज़न होते हैं, फंड होते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम लोग
कंजर्वेटिव कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग लिखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 5वां नंबर का आंसर होगा आपको सी होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं देखेंगे डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है। तो ये आपको भली भांति जानकारी होगा। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि हम लोग को बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनती है। तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल लिखते हैं और इधर लायबिलिटी लिखते हैं, इस साइड हम लोग को एसेट्स आती है, ठीक है। तो हम लोग को अगर एसेट्स के बराबर क्या होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी हो गया, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा। इसका आंसर नंबर कितना होगा, सी होगा। 7वां नंबर पे आते हैं हम लोग। क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज आर इशूड। तो हमेशा याद रखेंगे ये ICA के द्वारा इश्यू होता है, ICAI। इसका एक्ट कब है, ICA एक्ट आपको 1949 है, ठीक है। 1949 से ICA एक्ट है, ठीक ना। 1977 में ICA की बनावटी 1977 में, ठीक ना। 1977 में बना था, यहाँ पर मैंने गलती करवा दिया है, 1977 होगा। तो ICA का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखें, कहता है विच कॉन्सेप्ट इम्प्लाई दैट पर्सन ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन बिजनेस बुक्स द बिजनेस एंटिटी। चूँकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है जो पर्सन, जो ओनर है, जो पर्सन और बिजनेस दोनों अलग अलग व्यक्ति है। देखिए कहते हैं कौन सी अवधारणा कहती है कि मालिक के व्यक्तिगत लेन देन व्यवसाय की पुस्तकों में दर्ज नहीं होगी, ठीक ना। यानी कि जो ओनर का पर्सनल खर्चा है उसको व्यवसाय में नहीं लिखा जाएगा। कौन कहता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और इसी को बोला जाता है सेपरेट लीगल, याद रखेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि निम्न में से कौन सा लेखांकन जानकारी की गुणात्मक विशेषता नहीं है। तो डुअलिटी, ठीक ना, एक रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और टाइमलाइन। ये हमेशा याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये आपको जो पिछले बार टीआरई जो एग्जामिनेशन हुई थी उसमें ये क्वेश्चंस आया हुआ था। इनमें से कौन सा लेखांकन जानकारी के गुणात्मक विशेषता नहीं है। तो गुणात्मक अब रियलिटी आता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, टाइमलाइंस। तो डुअलिटी आपको गुणात्मक में नहीं आते हैं। ये मोस्ट BPI है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चंस है BPSC जो टीयर में जो एग्जाम हुई थी TRE का। उसके बाद देखिए कहता है कौन सी अवधारणा कहती है कि बाजार मूल्य के बजाय लागत मूल्य दर्ज किया जाए। तो कॉस्ट कंसेप्ट हमेशा याद रखिए। कोई भी फिक्स एसेट जो होती है कॉस्ट प्राइस पे इसको रिकॉग्नाइज की जाती है। कॉस्ट प्राइस मतलब हिस्टोरिकल बेसिस पे जो लागत मूल्य पहले से जो है उसी मूल्य से फिक्स एसेट्स को शो किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 एक्रूअल कंसेप्ट रिलेटेड टू। तो एक्रूअल कंसेप्ट आपको हो गया, कहता है कैश ट्रांजेक्शन ओनली, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ओनली, बोथ कैश एंड क्रेडिट ऑन दी बेसिस। तो ये हो जाएगा आपको, ये होगा एक्रूअल कंसेप्ट रिलेटेड टू। कहता है फिर 12 में विच ऑफ दिस इज नॉट इन अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या नहीं है। तो मैचिंग कंसेप्ट है, रियलाइजेशन भी है, मेटर्निटी भी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी होती है, कंजर्वेटिव कंसेप्ट होती है, प्रूडेंस बहुत सारे होती है, बट बजटिंग नहीं होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर नंबर डी होंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर कहता है विच कॉन्सेप्ट अवॉइड्स ओवर स्टैंड ऑफ एसेट्स और इनकम। तो ये कहता है कंजर्वेटिव कौन सी अवधारणा कहती है संपत्ति या आय के अधिक मूल्यांकन से बचाती है। तो कंजर्वेटिव मैंने बताया था। ये कहता है कौन सी अवधारणा संपत्ति या आय के अधिक मूल्य से बचाती है। मैंने बताया था कि कंजर्वेटिव जो कॉन्सेप्ट होती है या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो होती है, कहता है निकट भविष्य में होने वाली आयों को आप नहीं लिखो और निकट भविष्य में होने वाले खर्चे को आप लेखांकन में दर्शाओ। ये जो होती है हम लोग को किस चीज़ से बचाती है। तो ये अपने लोग को बचाती है किस चीज़ से, आय के अधिक मूल्य से हम लोग को बचाती है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को हम लोग कवर अप करते चलेंगे और आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी हमारे चैनल से बने रहेंगे ताकि जो भी MCQ क्वेश्चन होगा लेखांकन और साथ साथ इकोनॉमिक्स का मैं दोनों का अपडेट करता रहूँगा। अब देखेंगे कहता अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड बिकॉज दे
कहता आर लीगल बाइंडिंग, इम्प्रूव एक्यूरेसी, ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो ये होगा आपको अकाउंटेंसी क्यों आपको कहता है लेखांकन सिद्धांत सामान्यतः क्यों स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि ब्रिंग्स कहता है यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक समान और कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता चलने वाली चीज़ें है। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग लेखांकन में कुछ और लिखेंगे और दूसरे अवधि में कुछ और लिख देंगे। तो लेखांकन सिद्धांत इसलिए यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सेप्ट की जाती है क्योंकि यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी मतलब लगातार यूनिफॉर्म सिस्टमेटिक बाय, और कंसिस्टेंसी माने एक ही नीति को बार बार फॉलो करना। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट, तो डुअल कॉन्सेप्ट पे बेसिक है। ठीक है, कहता है विच कॉन्सेप्ट इम्फेसिस फुल डिस्क्लोजर इन फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये होता है डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। कहता है कौन सी अवधारणा वित्तीय विवरणों में पूर्ण प्रकटीकरण पर बल देती है, यानी कि डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। कहता ऑल मटेरियल का बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज करो जो इफेक्ट करती है किस पे, जो ऑडिटर को प्रभावित करती है उस पर सारा चीज़ को शो करो। क्वेश्चन नंबर 17 एस अकाउंटिंग में कहता है एस यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 किससे है, तो हमेशा याद रखेंगे रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन से। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है, तो 1 में आता है अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक ना, दूसरा में क्या होता है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है, तीसरा में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, चौथा में आपको आता है कॉन्टिजेंटी इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट, पाँचवा में आता है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आता है। ठीक ना, छठा में आपको आता था डेप्रिसिएशन जो आप हट चुका है। ठीक ना, कहता विच प्रिंसिपल सजेस्ट डिप्रिसिएशन शुड बी चार्ज ऑन फिक्स एसेट। देखिए मैंने बताया था मैचिंग कंसेप्ट, क्योंकि इससे पहले मैंने डिस्कस करवाया था कि मैचिंग कंसेप्ट ही कहती है रेवेन्यू और एक्सपेंस को पीरियड वाइज मैच करके लिखना है, तो वही कहता है आपको मैचिंग कंसेप्ट डेप्रिसिएशन को फिक्स एसेट पे चार्ज करनी चाहिए। जितने अवधि का आपने एसेट्स को इस्तेमाल किया है उतना ही अवधि के लिए आपको डिप्रिसिएशन अर्थात हंस चार्ज करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है विच कॉन्सेप्ट सेज दैट अकाउंटिंग शुड बी डन इन ए सिमिलर मैनर एवरी ईयर। कहता है कौन सी अवधारणा कहती है कि लेखांकन हर वर्ष एक समान तरीके से होनी चाहिए, तो ये कहती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब समझिए कि आपने लेखांकन में यदि इस अवधि में जो आपने अकाउंटेंसी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हो, ग्रहण करते हो, तो यही पॉलिसी आपको निरंतर चलता रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्रीज हो गया। ठीक ना, आपको उसके बाद क्या हो गया अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गया। अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब ये कि आप यदि डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड का इस्तेमाल करते हो तो लगातार यानी कि कंसिस्टेंसी मतलब आप डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड ही इस्तेमाल करो। यदि आप इस वर्ष में आप लोग रिटेन डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन इस्तेमाल किया है तो रिटेन डाउन वैल्यू करो। ऐसा नहीं है कि आप इस बार रिटेन डाउन वैल्यू अगले साल एसएलएम मेथड, फिर आप लीज मेथड, फिर डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इन तमाम चीज़ आपको नहीं करनी है। आप जिस मेथड को अडॉप्ट किया है उस मेथड को आप क्या करो कंसिस्टेंसी अडॉप्ट करो। इवन कि यदि आपको ऐसा आवश्यकता पड़ेगा तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालना पड़ेगा। इन द सेम वे इन्वेंट्री वैल्यूशन में भी क्या है कई मेथड है, लीफो, फीफो, हीफो, नीफो। आप जिस मेथड को एक बार इस्तेमाल करते हो उसी को अकाउंटेंसी में निरंतरता प्रयोग करते चलिए। अगर जिस वर्ष आप चेंज करोगे तो आपको विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेखांकन में शो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए कंसिस्टेंसी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम पर्सनल ट्रांजेक्शन डैश दिस इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मैंने इससे पहले भी डिस्कस करवाया था कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहती है कि ओनर्स का जो पर्सनल खर्चा है
वो बिजनेस के बुक्स में नहीं लिखा जाएगा, वो ओनर के ही पर्सनल बुक्स में लिखे जाएंगे। और जो बिजनेस का खर्चा है या जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी जाएंगे, लेकिन उसके पर्सनल जीओ में नहीं। ठीक है, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक्स, और हमारे वीडियो से बने रहेंगे। मैं बीपीएससी जो टीआरई 4th का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उनका तमाम मैं एमसीक्यू क्वेश्चन अकाउंटेंसी का लेके आऊँगा, और साथ ही साथ मैं इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन लाता हूँ, और मैं थेरेटिकल बेसिस पे मैं जब पढ़ाता हूँ तो उसको भी मैं कवर अप करते चलूँगा। तो इस तरह से मेरे चैनल से बने रहेंगे। और ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।